गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट क्लास। जीएस फाउंडेशन। आज इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ने जा रहे हैं लेजिस्लेचर। कल हमने लेजिस्लेचर का पहला पार्ट पढ़ा और आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोकसभा राज्यसभा के ऊपर बात किए, पार्लियामेंट के ऊपर बात किया। आज हमारा खास फोकस जो होगा वह स्टेट में जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसकी बात करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे। लेकिन लोकसभा में सीटों के संदर्भ में हमने बात करी थी। अब किस स्टेट को क्या सीट है, ये कॉमन सी बात है, उसको समझाना है हमें, क्योंकि वो एक डाटा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसको बस सुनिए, उसके बाद हम लोग स्टेट के लेवल पे बात करेंगे। लोकसभा के संदर्भ में देखिए, सवाल के दायरे में, सवाल का दायरा समझिए गौर से। लोकसभा में कुल इन प्रैक्टिस 545 सीट्स है। हमने पहले ही कहा कि आज की तारीख में थोड़ा आईएएस लेवल का सोचिए तो 543 सीट्स ही है। अब दो एंग्लो इंडियन का सिस्टम समाप्त हो चुका है इस लोकसभा के इलेक्शन 2019 के बाद से, नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, 543 ही है। अब आइए, इस 543 में जैसा कि मैंने कहा आपसे, 530 सीटें राज्यों से आती है और 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्से हैं। इन 13 में हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी जो जम्मू कश्मीर में चेंजेस हुए और जो यूनियन टेरिटरी हो गई है, उसको अभी साइड करके सोचिए। आप 5 अगस्त 2019 से पहले के हिसाब से सोचिए। तो वो 13 सीट में आप ऐसे याद करिए कि कितने यूनियन टेरिटरी हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले को दिमाग में लेकर सोचिए। तो एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली 5, एक एनसीटी दिल्ली 6 और एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो 6 यूनियन टेरिटरी थे। सभी यूनियन टेरिटरी में अब देखें गौर से कि कैसे सीट्स दिए गए हैं। तो आइए, तो 7 यूनियन टेरिटरी हो गए, जैसे आपने देखा, चंडीगढ़ 1, दिल्ली 2, दमन दीव 3, दादर नागर 4, पुडुचेरी 5, लक्षद्वीप 6 और अंडमान निकोबार 7। 7 में से सबसे पहले दिल्ली का सवाल उठाइए। एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली में हम और आप जानते हैं कि यहां पर कितने लोकसभा सीट हैं। तो लोकसभा सीट दिल्ली में कितनी है? 7 सीटें हैं। एरिया छोटा है पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो 7 सीटें। 13 में से 7 सीटों को आप एनसीटी के खाते में डाल दीजिए, तो 13 में 7 हटा दीजिए तो कितने बच गए? 6। और यूनियन टेरिटरी है 7, तो एनसीटी को आप साइड कर दीजिए 7 सीटों के साथ। तो यूनियन टेरिटरी कितने बच गए? 6। सीट कितने बच गए? 6। हर एक यूनियन टेरिटरी को एक एक लोकसभा का सीट अलॉट कर दीजिए। बस याद रखने का शॉर्टकट तरीका, एनसीटी दिल्ली हैज 7 सीट्स ऑफ लोकसभा and the rest of 6 union territory each has 1 लोकसभा सीट। तो 13 का आंकड़ा आपके पास आ गया। अब आगे आइए, जो चूंकि दमन और दीव और दादर नागर मिलके एक हो गया है, ऑब्वियसली 2 सीट उसके खाते में आ गया, आंकड़े नहीं बदले। अब आइए, चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उसकी जो तमाम सीटें थी वही बट गया। लद्दाख में तो एक ही सीट है, बाकी आई थिंक 7 या 6 सीटें जम्मू कश्मीर के पास आ गया। तो अब हम ये प्लस कर देंगे, पर इस तरह का सवाल फिलहाल बना नहीं है, बनेगा तो सोचना है। अब आ जाइए, अब 530 सीट है, किस राज्य को सबसे ज्यादा है? तो हमें ध्यान देना होगा किस राज्य का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन के संदर्भ में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ओके,
सीट भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है। आखिर कितने सीट मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश को सीट जो मिले हुए हैं वह 80 सीट्स है, 80 सीट है। तो सबसे बड़ा राज्य वही है। लोकसभा के सीटों के आधार पर सबसे ज्यादा सीट्स कहां हैं लोकसभा के? उत्तर प्रदेश। बहुत कॉमन है, इसको हम साइड कर देंगे। दूसरे नंबर पर अगर कोई देखे तो हम महाराष्ट्र की जनसंख्या को देखते हैं और अच्छी खासी सीट वहां भी है। चलिए जाने दीजिए। अब किसकी कितनी सीट है वो ज्यादा नहीं पूछता। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, माहौल बनता है तो सीट पूछ देता है, पर यूपीएससी के लेवल में आपको याद रखना पड़ता है। और केरल में कितना है, तमिलनाडु में कितना है? जैसे 42 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, राजस्थान में 25 है, गुजरात में 26 है, दिल्ली में 7 है, हरियाणा में 10 है। ठीक है ना, इस तरह से आपको समझना है। तो अब जैसे बिहार है तो 38 है, 40 है, 40 सीट्स हैं। तो हर जगह का अपना अलग अलग है। वो आपको रटने की चीज़ है, रट सकते हैं आप। सवाल बनते हैं समटाइम्स, इसको साइड कर दीजिए। अब राज्यसभा के संदर्भ में आइए। तो राज्यसभा में कहा गया है कि यहाँ तो एंग्लो इंडियन का 2 का सिस्टम अब खत्म हो गया तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में 245 एक्टिवेटेड है सीट्स। इन 245 में से 12 सीट नॉमिनेटेड है। तो बच कितने गए? बच गए 233। अब इन 233 में स्टेट्स भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो यूनियन टेरिटरी कितने हैं जिसको कि सीट प्राप्त है? तो आप वही 5 अगस्त 2019 से पहले सोचिए तो 7 यूनियन टेरिटरी हैं। इन 7 यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में देखें तो एक एनसीटी दिल्ली है। ठीक है, और एनसीटी दिल्ली से कितने राज्यसभा के सीट हैं? 3 सीट है एनसीटी दिल्ली में राज्यसभा की। क्या और भी कोई यूनियन टेरिटरी है जहां राज्यसभा सीट है? पुडुचेरी से 1 सीट है। तो कुल मिलाकर के हम देखें कि राज्यसभा की 4 सीटें यूनियन टेरिटरी के पास है, 3 एनसीटी दिल्ली और 1 पुडुचेरी। इस तरह से 4 सीटों को अलग कर दे तो 229 सीट्स बच गए। अब ये 229 सीट्स स्टेट्स के खाते में डाल दीजिए। अब देखें कि सबसे ज्यादा सीट्स किस राज्य में है। तो कॉमनली बिहेव करना है, वो है उत्तर प्रदेश, और वहां 31 राज्यसभा सीट्स है। हमें वही देखना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर अगर हम फोकस करें तो वहां से सवाल बनते हैं कि सिक्किम में कितनी लोकसभा सीट है? तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है। ठीक है, अरुणाचल में 2 लोकसभा सीट है। तो इस तरह के सवाल, मेघालय में 2 सीट है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। ये डाटा आपको याद करने की चीज है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि अब हम स्टेट लेजिस्लेचर पर चलेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब आप इसे राज्य विधायिका कहते हैं। तो उसको गौर से सुनिए। पहले हम 3 कॉलम्स बना दें आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टेट्स लेजिस्लेचर पहले ही हमने दे दिया है। स्टेट लेजिस्लेचर में हम देखते हैं, एक है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है हमारा जिसे हम कह रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट हाउस, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड हाउस। ठीक है,
अब हम इस पे सारी बात करेंगे आपसे। सुनिए, इस पे समझने के लिए ध्यान देंगे। प्रांतों में, जैसा कि हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाया है, तो आपको पता है कि 1919 के इंडिया काउंसिल एक्ट के तहत केंद्र में लोकसभा की स्थापना हुई और केंद्र द्विसदनीय हो गया, बाइकैमरल हो गया। राज्यसभा जो रॉयल हाउस कहलाती थी और ये लोकसभा आ गया। 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या 1935 का इंडिया काउंसिल एक्ट कह लीजिए आया, तो उसमें कुछ प्रांतों में, और कुछ क्या सारे प्रांत थे, तो इन प्रांतों में क्या हुआ कि एक और हाउस एस्टैब्लिश्ड किया गया विद इन द लेजिस्लेचर, विधायिका के तहत, और उसका नाम रखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया, ये ध्यान में रखना। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया उसका संदर्भ समझते हैं। गौर से सुनिएगा। भारत के प्रांतों में वर्तमान परिस्थितियों को सोचिए। तो भारत के प्रांतों में जो विधायिका है, जिसे सामान्य भाषा में लेजिस्लेचर कहते हैं, यानी जहां पे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। विधायक यानी कानून बनाने वाला, विधायिका स्थान विशेष जहां कानून बनती है, और विधेयक यानी कानून, विधान यानी नियम कानून। तो आइए इसके संदर्भ में बात करें। कुछ राज्यों में एक ही विधायिका है, जिसका नाम, जहां एक ही विधायिका होती है वहां पर विधानसभा ही होती है, विधान परिषद नहीं होती। तो विधानसभा को हम हिंदी में विधानसभा, ठीक है, हिंदी में विधानसभा, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी को हम लोग फर्स्ट हाउस, हिंदी में प्रथम सदन, जनप्रतिनिधि सदन यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस, पॉपुलर हाउस यानी लोकप्रिय सदन, ठीक है, अस्थाई हाउस, सदन यानी नॉन परमानेंट हाउस, जस्ट फॉर 5 years टर्म, ये कहते हैं। लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहते हैं, और इसका कंपेयर हम लोकसभा से करते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी है जहां एक ही सदन हो विधायिका में, लेजिस्लेचर में, ठीक है। लेजिस्लेचर को हम लोग विधान मंडल भी कहते हैं। इसमें या तो एक हाउस हो सकता है या 2 हाउस हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए, वैसे अब जो विधान परिषद है उसे हम लोग कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन, सेकेंड हाउस, द्वितीय सदन, स्कॉलर्स हाउस, माना जाता है कि विद्वजन लोग वहां बैठते हैं, यहां पॉपुलर लोग, वहां विद्वजन लोग बैठते हैं, स्कॉलर हाउस। यहां पर हम देखते हैं कि उसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं, स्थायी सदन, क्योंकि ये नॉन परमानेंट हाउस है। तो ये एक कंपेयर हुआ, और हम विधान परिषद की तुलना केंद्र के पार्लियामेंट के अपर हाउस राज्यसभा से करते हैं। तो हम राज्यसभा से भी इसकी तुलना करते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आइए, और इसे हम जनरली विधान परिषद कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब आइए, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें विधान पार्षद कहते हैं। पार्षद, लेजिस्लेटिव काउंसलर, विधान पार्षद, सिर्फ पार्षद नहीं, क्योंकि एक नगर निगम के पार्षद होते हैं, वार्ड कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट में, और एक ये पार्षद है काउंसिल से काउंसलर, लेकिन इनके नाम के आगे हम लगाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसलर, विधान पार्षद, और एक विधायक। ये हो गया। अब आइए, अब हम देखते हैं कि ये 2 सदन है राज्यों में, सभी जगह 2 सदन नहीं है, कुछ में 2 सदन है, बाकी में 1 सदन है। सवाल है, जहां 2 सदन है वो कुछ ही राज्य हैं, तो हमें उसे याद रखना चाहिए। थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। तो जरा ध्यान दीजिए, वो 2 सदन वाले राज्य कौन से हैं? तो अगर हम यहां पर देखें तो KAM, सॉरी,
BUJ। अब तो जे का भी सिस्टम चला गया, पर एक आपका है और एक आंध्र प्रदेश को हम यूज करेंगे, काम्बोजा कर दीजिए। तो ये चीज है, लेकिन आप इसको हटा कर काम्बोज। ठीक है, जरा सोचिए, भारत के वो राज्य जहां पर दो सदनीय विधायिका है, जो के है वो यूज होता है कर्नाटका, ए यूज होता है आंध्र प्रदेश, एम यूज होता है महाराष्ट्र, बी यूज होता है बिहार, यू यूज होगा उत्तर प्रदेश, और जे यूज हो रहा था जम्मू कश्मीर। बट अब जम्मू कश्मीर में ये नहीं है, विधान परिषद समाप्त कर दिया। तो हम अब जम्मू कश्मीर को क्या करेंगे, कंट्रोवर्शियल जोन में डाल देंगे। ठीक है, अब आइए, अब काम्बोज हो गया तो जे हट गया काम्बोज, ऐसे याद है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। हाँ, चूंकि आंध्र प्रदेश बट के तेलंगाना बना, तो ये चीजें तेलंगाना में भी है, तो वो याद रखने की चीज है। अब आइए हम देखें, ये तो स्टेट हो गया, बाकी में सिंगल यानी यूनी पार्लियामेंट है, यूनी लेजिस्लेचर है, जिसको यूनी कैमरल कहेंगे, एक सदनीय, और इन जगहों पे दो सदनीय बाई कैमरल हाउस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए, सवाल उठता है कि यूनी कैमरल के संदर्भ में और बाई कैमरल के संदर्भ में, बाई कैमरल, क्या कोई राज्य दो सदनीय व्यवस्था स्थापित कर सकता है? तो बोलिएगा हां। अब सुनिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 स्टेट असेंबली को, यानी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को, यानी पॉपुलर हाउस को, यह पावर देता है। ठीक है, कि क्योंकि जब है ही नहीं तो एक ही है, तो विधानसभा को यह पावर गया, पावर देता है कि वो जब चाहे अपने राज्य के संदर्भ में सेकेंड हाउस क्रिएट कर सकता है। प्रोसेस अंडर आर्टिकल 169, प्रोसेस प्रक्रिया कहता है कि उस राज्य की कैबिनेट, मंत्रिमंडल एक प्रस्ताव पारित करेगी और डिसीजन लेगी कि हैव टू एस्टैब्लिश्ड। अब वो कैबिनेट उस राज्य की विधानसभा से 2/3 बहुमत से उसे पारित करवा देगी, तो विधानसभा उसे हां कर देगी, और फिर इसको, इस प्रस्ताव को गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस कि पार्लियामेंट अब जो है उसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा, और प्रस्ताव को सिंपल मेजॉरिटी के साथ पारित कर दिया जाएगा। उसमें वोट ना डालने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हमने कंसेंट दे दिया एज ए स्टेट लेजिस्लेचर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे पार्लियामेंट में सामान्य बहुमत से पास करना ही है, क्योंकि मेरी इच्छा है। तो वो हो गया, फिर राष्ट्रपति के मुहर लग जाएंगे, और फिर हम प्रक्रिया में चले जाएंगे कि इसको कैसे स्टैब्लिश करना है। तो ये, अब दूसरा, अगर कहीं पर विधान परिषद एज ए सेकेंड हाउस है और जनता, मतलब उस राज्य की सरकार, विधानसभा चाहती है कि उसे समाप्त कर दिया जाए, इस व्यवस्था को डिसॉल्व कर दिया जाए, नहीं डिलीट कर दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए सेकेंड हाउस को, तो किया जा सकता है। उसी 169 आर्टिकल्स के तहत वही कैबिनेट पास करेगी प्रस्ताव, प्रपोजल, और वो फिर वहां की विधानसभा में 2/3 से पास होगा और सेंट्रल को भेजेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट बस वही पूछेगी, वाकई में डिलीट कर दें? हम कहेंगे हां, तो कर देगी, एक बार कंसेंट दोबारा लेगी। और अगर हम कहेंगे ना 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 ना, चलिए वापस कर दीजिए, पिछली सरकार ने भेजा, हम नहीं चाहते, तो वापस हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेंट, तो कंसेंट लेगी, और कंसेंट में हां है तो डिलीट कर देगी, और जैसे यहां टर्म खत्म होगा अपने आप, फिर विधान परिषद का दोबारा नहीं होगा। तो स्थापित करने को क्या कहते हैं? विधान परिषद की स्थापना। और विधान परिषद को समाप्त करने को जो है संवैधानिक भाषा में उत्सादन, डिलीशन, उत्सादन कहते हैं। अर्थात अनुच्छेद 169 के तहत राज्य की विधानसभा को यह अधिकार है
कि वह 2/3 से विधान परिषद स्थापना या उत्सादन से संबंधित प्रस्ताव को पारित करके केंद्र को भेज देगी, तो केंद्र सरकार उसे पार्लियामेंट से सामान्य बहुमत से पास करवा के उसे ओके कर देगी। यानी किस अनुच्छेद से विधान परिषद की स्थापना होती है और समापन भी, तो 169। ये स्थापित करने और खत्म करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधायिका या विधानसभा को। सिंपल एंड सोबर ये क्वेश्चन आते हैं। आप समझ में आई बात? चलिए अब हम विधानसभा पर हाईलाइट करें। विधानसभा जो है उसके बारे में बात यह कही गई है कि किसी भी राज्य की विधानसभा, ध्यान रहे, किसी भी राज्य की विधानसभा 500 सदस्यों से अनधिक से बनेगी। एनी स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल कॉन्फ़िगरेट नॉट मोर देन 500 सीट्स। यानी 500 सदस्य से अधिक से नहीं बनेगी, अनधिक, नॉट मोर देन 500। पॉइंट क्लियर? एंड नेवर लेस देन 60, एंड नेवर लेस देन 60, तथा 60 से कम से भी नहीं बनेगी। फॉर ए बिग स्टेट, नॉट फॉर ए स्मॉल स्टेट। फॉर ए स्मॉल स्टेट इट कुड बी लेस देन 60 सीट्स। यह भी कहा गया है कि छोटे राज्यों के संदर्भ में यह 60 सदस्यों वाली सीट से कम हो सकती है। समझ में आई बात? तो अब आइए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ठीक है, जब देखेंगे तो कभी ये 425 सीट की हुआ करती थी, 425 सीट की, जब उत्तराखंड इसका हिस्सा था। अब उसके पास 403 सीट प्लस 1 सीट एंग्लो इंडियन का, तो 1 सीट एंग्लो इंडियन का। याद रखिएगा, अब राज्यों से भी एंग्लो इंडियन का सिस्टम समाप्त हो गया है, यह मानना पड़ेगा दोनों से। तो सच पूछा जाए तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का जो अगला चुनाव होगा उसमें 403 पर वोटिंग होगी, इलेक्शन होगा, और चौथा एंग्लो इंडियन का सवाल भी नहीं पैदा होगा। उचित यही है। तो याद रखिएगा, वैसे आज के संदर्भ गए तो 404 कह लीजिए, लेकिन एक्चुअली 403 पे ही टिक लगना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सबसे बड़ी है, याद रखिए। चूंकि अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का सीट याद रखिए, समझाइए। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का सीट याद रखिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जहां के भी हैं, आपको वो सीट याद रखना चाहिए। ये एक सवाल होता है। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट क्या कहता है? तो विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा सदस्य संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। तो सवाल है कि राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? और हमारा सवाल है राज्यों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी और राज्यों में सबसे छोटी है सिक्किम, जस्ट 32 सदस्यों वाली है, 32। तो ये भी पॉइंट क्लियर, 32 है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं और स्टेट कितने हैं? तो स्टेट है भारत में एट प्रेजेंट 28, और सभी में विधानसभा है। कुछ में तो विधान परिषद भी है, पर विधानसभा तो कंपलसरी है, वो है 28। कितने यूनियन टेरिटरी हैं जहां विधानसभा है? तो 5 अगस्त 2019 से पहले एनसीटी दिल्ली 70 सदस्यों वाली, पुडुचेरी 30 सदस्यों वाली थी। चूंकि उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर स्टेट को डिस्क्रिएट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया, और उसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान बने रहने दिया, और लद्दाख से विधानसभा का प्रावधान हटा दिया। जो ज्वाइंट में तो था, तो इसकी तरफ से हटा दिया। अर्थात तो आज जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के प्रोविजन हैं, पर विधानसभा वहां एक्टिव नहीं है, पर प्रोविजन है, ये याद रखना है। अर्थात एट प्रेजेंट देयर आर इन 3 स्टेट्स विधानसभा प्रोविजन ऑल्सो इन यूनियन टेरिटरी। तो 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, यानी 31 राज्यों में है यूनियन टेरिटरी और स्टेट। समझ में आया बात?
तो भारत में 31 चीफ मिनिस्टर होंगे। चूंकि फिलहाल जो है अभी तो नहीं, डिलीशन कमेटी काम कर रही है जम्मू कश्मीर में और नया सर्वेक्षण करके उसके सीट्स को बढ़ाएगी, तब जाके वहां इलेक्शन होगा तो विधानसभा बनेगी। 1 साल तो अभी सोचिए विधानसभा वहां बनेगी नहीं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये प्रसंग आप समझ गए। अब आपसे पूछता है विच यूनियन टेरिटरी हैज लार्जेस्ट विधानसभा एज ए काउंट ऑफ सीट, योर आंसर विल बी एनसीटी दिल्ली यूटी विथ 70 सीट्स, 70 सदस्य। ठीक है, एंड क्योंकि अब जम्मू कश्मीर बन गया तो ऑब्वियसली मोर देन 114 सीट की वो बनेगी, 114 सीट की बनने वाली है तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी बनी नहीं है तो अभी हम यही कहेंगे। और सबसे कम तो पुडुचेरी है 30 सीट्स, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, तो इसको साइड कर दीजिए। अब हम इंग्लिश में विधायक को क्या कहते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके सीट्स जो होते हैं तो उसका टर्म होगा तो 5 इयर्स टर्म। इलेक्शन जनरल इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मिड टर्म इलेक्शन यहां भी हो सकता है, उपचुनाव यहां भी होते हैं। ठीक है ना, ये तो कॉमन सी बात है, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम दूसरे पक्ष में विधान परिषद के ऊपर, उस पर गौर फरमाइए। विधान परिषद के ऊपर बात करेंगे तो उसको समझिए। विधान परिषद का संदर्भ यह कहता है कि अगर किसी राज्य में अगर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है तो कितने सदस्यों वाली विधानसभा की स्थापना करनी होगी। तो इसके लिए रूल कहता है कि उस राज्य के पॉपुलर हाउस यानी लोकप्रिय सदन यानी विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिकतम एक तिहाई और न्यूनतम 40 सदस्यों से विधान परिषद का गठन होगा। यानी इफ इन एनी स्टेट्स गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन इट कुड बी कॉन्फ़िगरेट not more than 1/3 of that state's popular house total seat and never less than 40। 40 से कभी कम नहीं होगी और उस राज्य में जितनी विधानसभा की सीट है उसके 1/3 से ज्यादा भी नहीं होगी। समझ आई? अब आइए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश की, वहां विधानसभा और विधान परिषद, पॉपुलर हाउस और स्कॉलर हाउस है। तो 403 सीट है, इसका 1/3 निकालिए। 103 सीट मान लेते हैं, 101 सीट मान लेते हैं, 1/3 तो ये 101 सीट। डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का 101 सीट है। ठीक है, ये ध्यान नहीं, वहां 400 है ना, तो 100 कैसे, 403 सीट है ना, आई एम सॉरी बेटा। तो वहां पर 135 सीट होगी, मैक्सिमम जाएंगे तो 135 सीट होगा, 1/3। और मिनिमम रखना पड़ेगा तो अभी 40 सीट रखनी पड़ेगी। जाने दीजिए, समझ में आ गई बात। अगर आज हरियाणा में हम विधान परिषद स्थापना करना चाहते हैं तो हरियाणा में विधानसभा यानी पॉपुलर हाउस की सीट 90 है और 90 का 1/3 होता है 30। पर कहा है कि नॉट लेस देन 40, तो वहां हमें 40 सीट रखनी ही पड़ेगी। अब समझ में आ गई बात। यही तरीका है समझाने का या समझने का, तो ये चीज है। अब आइए, अब विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उन्हें विधान पार्षद लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहते हैं। उनका टर्म 6 ईयर का होता है, मेंबर का टर्म, जबकि हाउस परमानेंट है, मेंबर्स टर्म 6 ईयर ये होता है। अब कितने टाइप से वहां पे इलेक्शन होते हैं? तो एमएलए का इलेक्शन तो डायरेक्ट होता है, यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होता है, और नॉमिनेशन भी होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉमिनेशन की तरफ से होते हैं। तो 3-4 तरीकों से, वो 3-4 तरीकों को हम समझें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 3-4 तरीकों को समझने के संदर्भ में हम बात करें तो बात ये उभर के आएगी कि
इसमें 5 तरीके से मेंबर्स शामिल होते हैं, मेंबर्स बनते हैं, आते हैं। विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूं। तो 5 प्रकार के सदस्य। देयर आर 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ इट्स मेंबर। तो इसके 5 प्रकार के सदस्य की कैटेगरी होती है, जिसको हमें समझना होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, 1/3। पहले तो सुना देता हूं, फिर हम समझाते हैं। वो 5 तरह के कैटेगरी समझिए। एक एग्जाम्पल उठाएंगे। राजस्थान जो है, उसकी विधानसभा ने आज से करीब 4-5 साल पहले विधान परिषद की स्थापना के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजी हुई है, और वो क्यू में है। तो समय के साथ यहां दूसरी कांग्रेस की सरकार आई, और इसने भी इसे मना नहीं किया, उस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया है, जैसे जयललिता प्रस्ताव को वापस ले रही थी तमिलनाडु से। तो वहां भी भविष्य में विधान परिषद स्थापित होगा, प्रस्ताव पारित है, अब जब कर लेंगे। तो सपोज करिए राजस्थान में 200 सीट है विधानसभा की, पॉपुलर हाउस की। तो उसका 1/3 क्या होगा, 1/3 क्या होगा, ऐसे समझिए। तो 1/3 कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए। क्षेत्रीय 18, 166 मान लेते हैं। तो बिल्कुल वो 66 सदस्यों वाली विधान परिषद स्थापित करेगी। सदस्य भी उन्होंने 66 ही रखे हैं, मिनिमम 40 रख सकते थे, मैक्सिमम 1/3। तो 200 का 1/3 66 हुआ, तो 66 सीट्स उन्होंने किए हुए। तो यहां सपोज करना है कि 66 सीट्स हुआ राजस्थान की विधान परिषद में जो स्थापित होगा, तो कैसे मेंबर आएंगे, तो समझिए। 66 को आप 100% मान लीजिए, तो उसका 1/3 एमएलए इलेक्ट करेंगे, यानी एमएलए वोट डालेंगे। तो उस राज्य में 200 एमएलए हैं, तो एमएलए अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डालेंगे, जो लोग खड़े होंगे एज ए कैंडिडेट। तो एमएलए वोट कास्ट करेंगे, वही उसके इलेक्टोरल कॉलेज होंगे, 1/3। इसका मतलब 22 सदस्य वहां के एमएलए के द्वारा चूज करके आएंगे, वोट के दम पर आएंगे। अर्थात हम एमएलए को चूज किया, एमएलए इनको चूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग, अप्रत्यक्ष मतदान से। और उसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन हुआ, उस 1/3 का एमएलए ऑफ द राजस्थान। तो 22 सीट को साइड कर दीजिए, 1/3। अब कितने बच गए, 44। अब आइए, अब 1/3 फिर उठाइए, उसी 66 का 1/3, फिर एक 22 सीट का ग्रुप आया। उस 22 सीट को अब क्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। तो अब इस 22 सीट को ये किसका आएगा, तो ये आता है वहां के लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं। लोकल बॉडीज का मतलब क्या है, तो लोकल बॉडीज का मतलब होता है बेटा वार्ड कमिश्नर, और जो ब्लॉक में प्रमुख होते हैं, मुखिया के बाद प्रमुख, वो लोग उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी हमारे द्वारा चूज किए गए। तो ये भी इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम हुआ। लोकल गवर्नमेंट भी तो हम वोट देते हैं वार्ड कमिश्नर के लिए, तो इनडायरेक्ट वोटिंग हुआ। इट मीन्स 22 और 22 44 सीटें यहां पर क्या आएगी, यानी 2/3 इलेक्शन प्रोसेस से आई। ये आपके सामने में आ गया, और भी आएंगे इलेक्शन प्रोसेस, पर देखिए बड़ा चंक है। 1/3 एमएलए के द्वारा उस राज्य के, 1/3 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि वार्ड कमिश्नर के द्वारा। अब आइए, अब बचा कितना, 22 सीट। अभी 1/3 चल रहे थे, अब आइए 1/6, 1/6 सीट्स। तो 1/6 11 सीट कर लीजिएगा, 11 सीट्स आया। तो 11 सीट्स, 1/6 सीट्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। 66 का 1/6 क्या निकल के आएगा, 11 सीट। तो 11 सीट नॉमिनेट होगा, समझे। नॉमिनेशन में कैसे आएंगे, तो रूल कहता है, ठीक है, रूल कहता है क्या, तो याद रखिए। राज्यसभा में भी 12 सीट थे, उसके लिए भी बताना है, और ये भी 1/6 11 सीट, एक एग्जाम्पल 11 सीट है, तो बताना है। ये एक बात हम इसे बताते हैं कि किस तरीके से आएंगे। अब आइए, तो एक तो ये हो गया। अब अगले पॉइंट पर, सीट कितने बच गए, 11।
अब 1/12 सीट, अब 11 सीट ही है और 1/12 66 का, तो या तो आप 5 ले लीजिए या 6 ले लीजिए, 5.5 का तो हिसाब लगेगा नहीं। तो चलिए हम 6 ले लें या 5 ले लें, तो चलिए 5 ले लेते हैं। तो 1/12 सीट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू इलेक्ट होंगे, यानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होंगे। क्या मतलब? उस राज्य के किसी क्षेत्र को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और वो शुरू से प्रावधान है। अभी अक्टूबर में और नवंबर में हमारे बिहार, हमारे होम स्टेट बिहार में इलेक्शन है विधानसभा का। एंड रिमेंबर, उस विधानसभा इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ सीटों का इलेक्शन होना है, जिसमें हमारा जो होम टाउन है दरभंगा, हमारा जो होम टाउन है दरभंगा, ये दरभंगा जो है ऑलरेडी टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी माने वहां से 2 सीट हो गए। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब ये कि उस क्षेत्र में अगर दरभंगा को काउंट किया है तो दरभंगा में जितने भी व्यक्ति चुनाव की तारीख से 3 साल पूर्व ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, वह अपने आप को ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र में अपने आप को डीएम ऑफिस में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नहीं तो सरकार के पैनल्स आते, गांव गांव घूमते करते हैं, तो करवा सकते हैं। तो वो आप स्पेशल वोटर हो गए। ओनली ग्रेजुएट एंड वन हु कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years बिफोरली, नॉट प्रेजेंटली, 3 साल पहले। तो इनमें मान लेते हैं कि 10 लाख जनसंख्या है और उसमें 2 लाख हमारे ग्रेजुएट हैं। तो 2 लाख हुआ वो वोटर्स जो स्पेशल वोटर्स हैं, जो ग्रेजुएट है 3 साल पहले। उस 2 लाख में से ही कोई कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हो सकता है और इन्हीं में से सब वोटिंग करेंगे। तो 10 खड़े हो जाए कैंडिडेट के रूप में, वोट 10 जगह बट सकते हैं, उसमें जिसको ज्यादा वोट आया वो जीत गया। इसको कहते हैं आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आइए, बाकी सीट बच गए 6। अब फिर 1/12 ले लीजिए, तो 6 सीट बचे हैं, उसको उठा लीजिए। अब ये 6 सीट क्या होता है? इसको कहते हैं सिलेक्टेड बाय या इलेक्टेड बाय टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। और दरभंगा हमारा ये भी है इस बार। अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में वहाँ इलेक्शन होगा। तो इसमें क्या है? तो उसी 10 लाख पॉपुलेशन में जितने लोग शिक्षक हैं, अब कौन? तो याद रखिए, यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चरर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी रैंक के सारे, 11th 12th जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं, के टीचर सारे, हाई स्कूल के सभी टीचर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, और प्राइमरी स्कूल के और मिडिल स्कूल के ओनली हेड मास्टर, इनसे बनता है टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मान लेते हैं कि 3 लाख लोग टीचिंग में हैं, हालांकि नहीं होंगे, 2 लाख वो है ग्रेजुएट, तो हम मान के चलते हैं 1 लाख टीचर हैं। तो 1 लाख का निर्वाचक मंडल हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज। इन्हीं में से कोई या कई कैंडिडेट के तौर पे खड़े होंगे और इन्हीं में से वोटर्स वोट डालेंगे, जो जीत जाए। इसको कहते हैं टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारा दरभंगा का जो है इस बार दोनों है। जैसे पिछली बार 2014 में उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है वो स्नातक क्षेत्र था, तो ये होता है। अब समझ में आ गई बात? तो देखा आपने, 5 प्रकार से विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित या नॉमिनेट होते हैं। 1/3 फ्रॉम एमएलए बाय द एमएलए, 1/3 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट वार्ड कमिश्नर, 1/6 बाय नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, और आपको ही मालूम है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट्स कैबिनेट। 1/12 का तरीका टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड रेस्ट ऑफ रिमेनिंग 1/12 दैट्स ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस तरह से 66 सीट्स भरा। ऐसे जहां भी है यही सी को समझिए। तो इसको 5 तरीके से भरा जाता है। अब आइए हम वो बात कर रहे हैं जो हमने
राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड और यहां से जो 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं, दोनों में फर्क। तो पहले राज्यसभा में चलिए। राज्यसभा में जो है, हमारा संविधान का रूल कहता है कि देश के संदर्भ में भारत के वह नागरिक जो देश हित में इस तरह के काम किए हैं, उपलब्धि हासिल की है देश के विकास सम्मान में, उनमें से जो व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के योग्य है और शर्तें पूरी करता है, तो उसे उन सेक्शन से नॉमिनेट किया जा सकता है। वो सेक्टर्स कौन कौन है? तो पहला, स्पोर्ट्स, अगर वो सचिन तेंदुलकर हैं तो देखा नॉमिनेट हुए। आर्ट यानी कला, आपको मालूम है वो हमारी रेखा हैं, जो हीरोइन रही हैं रेखा, तो वो हुई 2। तीसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, के कस्तूरी रंगन हुए। सोशल सर्विस, सामाजिक, ठीक है, सोशलिस्ट जो होते हैं, जो समाज का काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आपको मालूम है टपवेयर कंपनी है, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह बनाती है, तो टपवेयर कंपनी की ऑनर अनु आगा खां, उसको भी हमने लिया। समझ में आई बात? स्पोर्ट्स 1, आर्ट्स 2, साइंस एंड टेक 3, सोशल वर्क 4, और एक इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य से मणिशंकर अय्यर, साहित्य से इंडिया टुडे में पहले लिखते थे लेख, समय के साथ एक किताब लिख लीजिए राजीव गांधी के ऊपर, दर्राजी, खुश हो गए, साहित्यकार प्रेमचंद की औलाद हो गए। तो कहने का मतलब ये सब लोग रखते हैं कि भविष्य में इस तरीके से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मणिशंकर अय्यर, इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बी से कि ये हुआ तरीका 5 सेक्टर से, लेकिन उसमें भी शर्त क्या है? जो राज्यसभा जैसी योग्यता निर्धारित है वो पूरा कर दे। अब आइए, यही चीजें जो राज्यों में 1/6 सीट्स विधान परिषद के लिए होते हैं, जो गवर्नर्स करते हैं और राज्य के कैबिनेट की सिफारिश पर करते हैं, तो उसमें 6 सेक्टर है। 6 सेक्टर, एक तो एज इट इज स्पोर्ट्स आ गया, आर्ट्स आ गया, साइंस एंड टेक आ गया, लिटरेचर आ गया, सोशल वर्क आया, एक छठा जुड़ गया 5+1। ये राज्यसभा के लिए नहीं है, ये यहाँ, और यही हाईलाइटेड क्वेश्चन था यूपीएससी के लिए। तो जो छठा आया वो ये, कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग करते हो, यानी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हो, जैसे वर्गीस जे कुरियन है वो आ सकते हैं। लासल में जो प्याज की मंडी है सहकारिता अंदर, वो आ सकते हैं। अमूल से जुड़े लोग जो है वो आ सकते हैं, जो सहकारी आंदोलन में जुड़े हुए हैं। बहुत सहकारी आंदोलन चलते हैं, गन्ना के लिए, गुड़ के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो सहकारी आंदोलन से जुड़े हो। कृभको, कृषक भारती, उसी से डायरेक्टर आ सकते हैं बाद में। तो जो सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं और योगदान दिया, उनको भी लिया जा सकता है। ये प्लस पॉइंट है, यहाँ यही जीत दिलाएगा आपको एग्जामिनेशन। तो पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरह से आपने क्या देखा कि इस तरह से यहाँ सदस्यता मिलती है। कुल मिलाकर के अब आप समझ गए कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब राज्यसभा के लिए जो आपको मालूम है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है डेफिनेट, और विधान परिषद भी परमानेंट है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं टोटल, उसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं और नए 1/3 सदस्य रिज्वाइन करते हैं, नए मेंबर बनते हैं। तो आपसे पूछता ही है कि राज्यसभा के कितने सदस्य कितने वर्षों पर रिटायर करते हैं और नए जुड़ जाते हैं। तो एट एवरी 2 years 1/3 member of Rajya Sabha retire because their terms completed 6 years and newly elected members 1/3 join। तो क्या ऐसा विधान परिषद में भी होता है? विधान परिषद में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़ा टिपिकल होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब सवाल है, एक लोकसभा सदस्य, और फरमाएंगे, एक लोकसभा सदस्य जिस क्षेत्र विशेष से आता है वहां का प्रतिनिधित्व करता है। एक राज्यसभा का सदस्य अकेले तो नहीं, पर जो भी राज्यसभा के वो सदस्य हैं जो पर्टिकुलर स्टेट से आए हैं,
तो वो अपने स्टेट को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दिल्ली से 3 राज्यसभा सदस्य हैं, तो वो राज्यसभा में यानी केंद्र के संसद में यानी राज्यसभा में ये तीनों सामूहिक रूप से एनसीटी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट है, वो पांचों पांचों मिल करके राज्यसभा में या केंद्र में हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब समझ में आई बात? ये तो ये तो आप समझ गए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सवाल है, जो 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ऑल ओवर इंडिया, नॉट ए पर्टिकुलर इलेक्टोरल एरिया, कंस्टिट्यूएंसी। और राज्यसभा के जो 12 हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही होता है, ठीक है। अब राज्य में आइए विधानसभा। कुछ एक राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का प्रोविजन था गवर्नर के द्वारा। अगर उस राज्य की सामान्य चुनाव प्रक्रिया के तहत कोई अगर एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर नहीं आता, तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जा सकता। चूंकि इस बार एक्सटेंड नहीं हुआ, क्योंकि 10-10 साल के लिए हर बार दिया गया, इस बार एक्सटेंड नहीं हुआ, 20 में ही खत्म हो गया, तो अब किसी राज्य में भी एंग्लो इंडियन नहीं आएंगे, तो बात खत्म। पढ़ने के लिए एक विषय कम हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बी से, ये तो समझ में आ गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 2-4 मिनट का ब्रेक लीजिए। हाँ बेटा, कल 10 बजे ओपन हो जाएगा। कल मैं यहाँ से 9:45 में निकल लूँगा बेटा, आज। अभी बेटा मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, मेरी क्लास 11 बजे तक होगी।
चलिए बेटा, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ें। ये बात तो हम समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा किस पे होगा? गवर्नर के ऊपर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए। इस पर बात कर रहे हैं, थोड़ा हेडिंग्स दे दूँ। राज्य कार्यपालिका प्रधान यानी एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ स्टेट। स्टेट्स, ये हमारा टॉपिक है। अब हमारे पास कुछ राज्य हैं यानी पूर्ण राज्य, और कुछ हमारे पास जो है यूटी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र है। तो अगर हम देखें तो राज्य में फिलहाल 28 है, संघ शासित आज 8 है। वो 8 जो संघ शासित है वो हम और आप दोनों जान रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, यूटी 1 2 3 4, एनसीटी, दिल्ली 5वां, दादर, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 6ठा, लक्षद्वीप, ठीक है, 7वां पुडुचेरी, 8वां बेटा अंडमान एंड निकोबार, एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यही होता है, ठीक है। और स्टेट तो 28 हैं, पता ही है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लीजिए। अब बात को समझना है बेटा। प्रांतों में जो एग्जीक्यूटिव चीफ होते हैं, जिन्हें हम कार्यपालिका प्रधान कहते हैं, वह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। चूंकि प्रांतों की हमारी 2 कैटेगरीज है मुख्य रूप से, एक फुल स्टेट नोन एज स्टेट यानी राज्य, पूर्ण राज्य, और एक होता है हाफ स्टेट, तो कोई सिस्टम नहीं है। तो एक होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश। उन्हीं संघ शासित प्रदेश में थोड़ा स्टेटस दे देते हैं, अगर उसको विधानसभा का और मंत्री परिषद गठन करने का और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य बनने का, तो हम उसे अर्ध राज्य कह देते हैं, हाफ स्टेट कह देते हैं। ये होता है। जैसे पुडुचेरी और जो नई दिल्ली है, सॉरी
एनसीटी दिल्ली है वो हाफ स्टेट के रूप में भी मान है। कल हाफ स्टेट के तौर पे जम्मू कश्मीर भी होगा, तो ये ध्यान में रखिए। तो कुल मिलाकर के जो हमारी बात हुई उसको संदर्भ में समझिए कि राज्यों में जो कार्यपालिका प्रधान होता है वह कौन होता है। तो राज्यों में कार्यपालिका प्रधान को हम सामान्य भाषा में राज्यपाल कहते हैं, इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, और दूसरी भाषा में इसे हम पुराने लाट साहब भी कहते थे, लाट। वैसे हम इन्हें राष्ट्रपति का या केंद्र का प्रतिनिधि भी कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं जो राज्य में है। तो राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये सवाल है। राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, राज्यपाल। ठीक है। यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कुछ यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, और कुछ छोटे यूटी में जो करते हैं उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक। तो प्रशासक, उपराज्यपाल, राज्यपाल, तीन तरह के कार्यपालिका प्रधान होते हैं प्रांतों में। ठीक है, याद रखिएगा। तीनों को नॉमिनेट करने का अधिकार राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक को नॉमिनेट करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और वह कैबिनेट की सलाह से। अब अगले पॉइंट पर आइए। तो 28 राज्य हैं तो 28 राज्यपाल हैं। यूनियन टेरिटरी हमने कहा 8 हो गए हैं, क्योंकि आपको बोले दमन दीव को दादर में मिलाकर 1 कर दिया है, यही जनवरी में, तो 8 रह गए। तो इन 8 में आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट है, और अब अभी अभी हमारे मनोज सिन्हा एज ए थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट हुए हैं। कैसे, तो सतपाल मलिक जो राज्यपाल थे ऑटोमेटिकली वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए जब पार्टीशन हुआ, यूटी बना। उसके बाद हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू गए थे, वो अभी आए तो उनकी जगह मनोज सिन्हा है, तो वो तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर सीक्वेंस में एज ए यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। बगल में है, आप भी जानते हैं, लद्दाख, और लद्दाख में भी जो है कौन है हमारे, तो आप भी जानते हैं कि RK माथुर हैं, तो माथुर साहब वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पुडुचेरी जो है वहां पर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मिसेस किरण बेदी, फर्स्ट IPS ऑफिसर इन इंडिया, तो किरण बेदी है। और NCT दिल्ली जो एक यूटी है जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, तो ये यूटी के जो कार्यपालिका प्रधान लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है, अनिल बैजल। तो एक तो हो गया NCT दिल्ली, दूसरा हो गया पुडुचेरी। 2 जगह मात्र आपको दिखने में लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, लेकिन होते 3 जगह है लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडमान निकोबार में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं कार्यपालिका प्रधान। तो दिल्ली NCT, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार 3 तो होते ही थे, 2 और जुड़ गए, जम्मू कश्मीर, और दूसरा जुड़ गया क्या, लद्दाख। तो 3 और 2 5। इसका मतलब हुआ आज 5 यूनियन टेरिटरी में जो एग्जीक्यूटिव चीफ होते हैं उन्हें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। सभी 28 राज्यों में गवर्नर कहते हैं। अब जो 3 यूटी बच गए, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ यूटी, इन तीनों में एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। क्या कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ये याद रखिएगा, प्रशासक, यही चीज है। तो याद रखिएगा, पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका, ये सब केंद्र को प्रतिनिधित्व भी करते हैं और राष्ट्रपति को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र को प्रतिनिधित्व तब करते हैं जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो राष्ट्रपति शासन 28 राज्यों, और ये जो आपका जहां जहां विधानसभा होगी, जैसे पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और NCT दिल्ली, वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो 28 और 3 31 राज्यों में जब चाहे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। बाकी जो यूटीज हैं 5, उसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लागू, क्योंकि विधानसभा ही नहीं है, तो किसको भंग आप करेंगे, किसके कैबिनेट को बर्खास्त करेंगे, वहां डायरेक्ट रूलिंग है। वैसे पूरा यूटी डायरेक्ट रूल ऑफ राष्ट्रपति का होता है, पर बीच में हम क्या कहते हैं,
लोकप्रिय नेताओं को दे देते हैं विधानसभा गठित करके, पर यहाँ तो डायरेक्ट है ही। तो ये याद रखना है कि हमने आपको क्या बताया कि हम अब बात करेंगे राज्यों की कार्यपालिका के बारे में। तो हम गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, प्रशासक की बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड गुड नाइट, फिर मिलते हैं, ठीक है।